वो जीत जाएगा ऐसे कैसे ही। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ए और बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स दे रखी है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आगे देखते हैं, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो थोड़ा ध्यान से देखिए, जितनी भी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं इन सभी प्रॉपर्टीज के अंदर एक खास बात तो आपको दिख रही होगी। इनमें से कुछ कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो आपने देखी भी हुई है, पर थोड़े ध्यान से देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सबसे पहली बात तो नोट करने की है कि नॉट जहां पे भी लिखा है ना वो बहुत खतरनाक होता है, पेपर में यही गलतियां होती हैं। ठीक है, देखिए कौन सा गलत है। सबसे पहले देखो ऑप्शन बी, दूर से देख रखा है स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है भाई, इनवर्स का रिवर्सल लॉ, अपोजिट होता है। अगर ए बी का इनवर्स निकालने की तो बी इनवर्स ए इनवर्स। तो नेक्स्ट देखिए भाई, उसके बाद आपने ए इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी सीखी थी। जो ए इनवर्स की प्रॉपर्टी सीखी थी, वन अपॉन में डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए सीखी थी। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सर डिटरमिनेंट ए को क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं? भाई तभी कर सकते हैं जब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। क्वेश्चन में बोला भी है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इन्वर्टेबल बोला हुआ है, तो इसीलिए डिटरमिनेंट ए क्या होगा, हमेशा डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो होगा। और डिटरमिनेंट ए अगर नॉन जीरो हुआ तो उसका मतलब भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर जो लिखा है ऑप्शन ए का है, करेक्ट है। और अगर तीन हमने करेक्ट ढूंढ लिया, इसका मतलब ऑप्शन डी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये डी ही इनकरेक्ट है, इसलिए फाइनल आंसर क्या है, डी। डी इज द राइट आंसर। तो कृपया याद रखेंगे ए प्लस बी का जो इनवर्स होता है वो बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स ऐसे लिखा हुआ है। आप बताइए इसमें एक्चुअल गलती क्या है, कमेंट करके बताइए ऑप्शन डी में एक्चुअल क्या गलती है। क्या ऐसे रूल ओपन होता है, नहीं होता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आपको बताना है कमेंट में। देखते हैं कौन बच्चा बता पाएगा एक्चुअल लॉजिक इसके पीछे। क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये सीबीएसई छोड़ो, ये तो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहिए वो सीयूईटी का एग्जाम आ जाए आपके पेपर में, ठीक है, चाहे आप कोई आईपी यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम भर दें, ठीक है, चाहे आप बिट्स पिलानी का भर दें, ठीक है, बिट सेट भर दें, ठीक है, चाहे आप भर दें जेई मेंस, सब में कहीं ना कहीं ये डिफरेंशियल इक्वेशन आनी ही आनी है। दूर से देखे तो सेपरेबल लग नहीं रहा, दूर से देखे तो सेपरेबल नहीं लग रहा, पर पास जाके देखेंगे तो भाई लगेगा। कैसे, क्या इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 10वीं वाले तरीके से, बचपन वाले तरीके से, जो आपने 9वीं क्लास पढ़ी है, और जैसे भी पढ़ी हो तो आपको पता ही है कैसे पढ़ी है। तो डी वाई बाय ई की पावर माइनस वाई, और ये कितना का ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। हमने क्या करा, एक्स को एक्स की तरफ करा, वाई को वाई की तरफ करा, कर दिया। ये क्या आ गया, ई की पावर वाई ऊपर चला गया, डी वाई हो गया, ये ई की पावर एक्स हो गया, डी एक्स हो गया। इंटीग्रेट कर भाई दोनों तरफ, इंटीग्रेट करते कितना आएगा, ई की पावर वाई, उधर कितना आएगा, ई की पावर एक्स, फिर क्या लगाएंगे हम, सी। तो यहां से आया ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू कितना आया, सी। दूर से दिखाई दे रहा है, फिर दोबारा भाई ऑप्शन डी तो मान ही ना रहा। ठीक है, रुको भाई ऑप्शन डी वाले रुको, ठीक है, सारे ऑप्शन डी करवा दोगे तो कैसे चलेगा, वो तुक्के वाला बच्चा तो जीत जाएगा। चलो कोई ना, फिर भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने उड़ा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन का। थोड़ा ध्यान से अगर देखें, थोड़ा ध्यान से, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि अगर आपने ज्यादा पेन मैन उठाया पेपर में तो हो लिया आपका तो काम, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 13 में, 13 में क्या बोला हुआ है, आपको देखना है क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है। सर डेरिवेटिव एग्जैक्टली तो ऊपर दे नहीं रखा, तो मैं एक काम करता हूँ ना, एक काम करते हैं, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है डी एक्स, क्योंकि पेपर में जब पुट वुट करने का इतना टाइम नहीं है, तो नीचे वाला डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, ऊपर कितना है x, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से डिवाइड कर। अब तो सर मौज होगी, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, तो डायरेक्टली आंसर कितना आएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पर लॉजिक याद रखेंगे, इंटीग्रेशन नीचे दे रखा है फंक्शन, ऊपर दे रखा है उसका डेरिवेटिव, और आप कर रहे हैं dx, तो आंसर कितना आएगा log f प्लस सी। मैं डेडिकेटेडली इसको वैसे नहीं लिख रहा था कि भाई एफ ऑफ एक्स प्रॉपर लिखा जाए, क्योंकि टाइम नहीं और ना हमारे पास जगह पेपर में जितने लॉजिक आपको याद है और बिना पेन ज्यादा खर्च वर्च करे तब जाके आप पेपर में कर रहे हैं, तब तो आपकी स्पीड बनेगी, अदरवाइज तो स्पीड भी नहीं बनी, स्पीड नहीं बनेगी नहीं तो। ठीक है, तो स्पीड बनानी भी जरूरी है, क्योंकि पेपर में टाइम कम होता है। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में सारा टाइम लगा दोगे, सब्जेक्टिव कब करोगे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बोला हुआ है, वो आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर और डिग्री के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले ध्यान से देखिए कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, वो बोल रहा है कि अगर मैंने डिग्री के ऑप्शंस देखे,
डिग्री के ऑप्शन क्या है, सारे अलग है। तो अगर मैंने एक बार ही डिग्री का ऑप्शन अगर निकाल लिया ना, अगर डिग्री पता कर ली तो क्वेश्चन खत्म है भाई, क्योंकि डिग्री सबकी अलग है और एक बार आंसर आ गया तो आ गया। अब ध्यान से देखिए, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, तो ऑर्डर कितना हुआ, 3, ऑर्डर 3 हुआ, ठीक है, और उसकी उसकी पावर कितनी है, 1। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर भाई, यही ऑप्शन डी इज द राइट आंसर भाई। धमाल कर दिया आपकी बार तो डीओई वालों ने। ये क्या चाह रहे हैं, धमाल तो भैया ऑप्शन डी लगा के करेंगे बिल्कुल ही, ये बिल्कुल ना मान रहे, पर कोई ना, देखते हैं अगला। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। भाई ये तो आज ही करवाया क्लास में, पर देखते हैं, क्या पता कुछ ना कुछ अलग हो सवाल के अंदर। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दे रखी है 3 और लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है -3 से लेके 2 के बीच में। चलिए ये निकालते हैं। तो हमने बोला सर मॉड ऑफ लैम्बडा ए वेक्टर का डिटरमिनेंट निकाला हमने, ये किस इसके बीच में लाई करेगा। तो चलिए करते हैं, डिटरमिनेंट को हमने क्या कर दिया, मॉड लैम्बडा इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, 3 है, तो 3 लगा दिया, मॉड लैम्बडा। लैम्बडा का जो रेंज है वो कहां से लेके कहां के बीच में रखा है, -3 से लेके 2 के बीच में। तो अगर 3 मल्टीप्लाई अगर करें तो इनडायरेक्टली -9 से लेके 6 के बीच में। तो क्या कोई ऑप्शन है, हाँ जी ऑप्शन दे रखा है भाई, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब की बार तो भाई साहब जिसने भी कर दिया ऑप्शन डी उसका ही बनेगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो भाई बच के रहना, हर बार ऐसे तुक्के से बात नहीं बनती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ रखा है, किसी एलपीपी के अंदर जो लीनियर फंक्शन दे रखा होता है z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, उसके बारे में बोल रहा है कि जिसको मैक्सिमाइज करना होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जी हाँ, जिस बच्चे ने थ्योरी पढ़ रखी है वो उड़ा देगा पहले स्टेप पे ही, वो लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, क्योंकि लीनियर तो इनकी वेरिएबल्स की पावर कितनी है 1, और z को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन 17वां आपके सामने ये रहा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 17वें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लैम्बडा की वो वैल्यू निकालिए जिसके लिए दोनों दोनों वेक्टर्स क्या हो, ऑर्थोगोनल। अरे वेक्टर्स में भी ऑर्थोगोनलिटी का मतलब क्या हुआ कि दोनों वेक्टर क्या होंगे आपस में, परपेंडिकुलर। तो यानी कि ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर होगा, और रट्टा मार के रखेंगे ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर। इसका मतलब ए बी के साथ परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हुआ तो उसका मतलब क्या होगा, 2 की 1 के साथ करिए माइनस लैम्बडा की 2 के साथ करिए मल्टीप्लाई, 1 की करिए -1 के साथ, आंसर कितना आएगा, ZERO, 0 आंसर आ गया। 2 - 2 लैम्बडा -1 इक्वल टू 0, 1 - 2 लैम्बडा इक्वल टू 0, लैम्बडा इक्वल टू आधा, ठीक है। तो भाई साहब आधा आंसर हमारे पास आ चुका है, आप बिल्कुल ना मान रहे हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली बार फिर दोबारा इसने लगाया होता ऑप्शन डी, उसका फिर कटता दोबारा, ठीक है। तो जो ना मान रहे ऑप्शन डी के साथ, चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और आप पहुंच चुके हैं भाई उस जहरीले दरिया के अंदर जो सबसे लास्ट में क्या आता है, असर्शन रीजन, यही करता है धप्पा। पर क्वेश्चंस देखते कैसे आ रखे हैं। ए वेक्टर दे रखा है, अच्छा बी वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर के बारे में कंडीशन दी है, क्या बोला है कि a डॉट बी की जो वैल्यू है ना, वो बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर के बराबर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, a डॉट बी, ठीक है, और ये बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और क्या कंडीशन दे रखी है, मॉड a वेक्टर डॉट बी माइनस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है, √7 दे रखी है। अगर मैं क्या करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर कितना आएगा, √7 का स्क्वायर। यहां से करिए, ये कितना आएगा, क्योंकि आपने सारी प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छी तरह डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो ये कितना आना चाहिए, ये ऐसा आना चाहिए, क्योंकि क्यों आना चाहिए, क्योंकि कम्यूटेटिविटी वाला रूल अप्लाई होता है, क्योंकि डॉट वेक्टर का जो मल्टीप्लाई होता है कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। हो गया भाई। मॉड ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, नहीं पता। बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, नहीं पता। पर ध्यान देखिए, मॉड बी का जो स्क्वायर दे रखा है वो कितना दिया है, a डॉट बी दिया है, ठीक है, यही फायदा है। पता ना क्या फायदा है, पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद, -2a डॉट बी, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से लगाएं, दिमाग लगा के करें, तो ये आएगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो ये बोल रहा है, तो यहाँ पर मॉड ए की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो स्क्वायर रूट कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर उसका क्या देगा, होल स्क्वायर, माइनस a डॉट बी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7। इसका आंसर कितना आएगा,
अंदर अंदर कितना आएगा, √14 वो कट जाएगा वहां से, तो कितना आएगा 14 माइनस ए डॉट बी इक्वल टू कितना 7। यहीं से निकल गया ए डॉट बी की वैल्यू कितनी 7। ए डॉट बी की वैल्यू 7 निकलते ही अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था, यहां से क्या निकलेगा, यहां से क्या निकला, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है 7। ए डॉट बी की वैल्यू 7 निकल गई। अब मुझे एक्चुअली निकालना क्या है, मॉड बी। मॉड बी निकालना है तो क्या मैं दोबारा ऊपर वाली इक्वेशन का यूज करूं, इस वाली का जो यहाँ दे रखी है। अगर इस वाली इक्वेशन के अंदर मैं यूज कर लूँ इसको दोबारा, ठीक है, स्टार वाली इक्वेशन को, ठीक है, तो क्या आएगा, ध्यान से अगर मैं देखूं, नाउ मुझे पता है मॉड ए की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, अभी मुझे पता था, तो कितना आया था √14 का स्क्वायर कितना आएगा 14 आएगा, -2। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी निकली है 7, प्लस मॉड बी का स्क्वायर कितना दे रखा है 7, ये तो उड़ ही गए यहाँ से डायरेक्टली, तो मॉड बी का स्क्वायर कितना आ गया 7। तो आपने वैल्यू कितनी निकाल की, मॉड बी की वैल्यू कितनी आ गई √7 विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ठीक है, मे बी इसका कोई और तरीका भी हो सकता है, अगर कोई और तरीका मिला तो उसको पोस्ट कर दिया जाएगा। टिल देन अब तक तो इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19। ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्लास में भी प्रूव किया हुआ है और बिल्कुल डिट्टो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बनाया हुआ था क्वेश्चन भी क्लास में भी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला हुआ है, असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है, ठीक है। असर्शन में क्या बोला हुआ है कि इंटीग्रेशन में निकालू -π/2 टू π/2, ठीक है, और वो क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2021 प्लस साइन की पावर 2023 x प्लस 1, ये लिखा है पूरा। इसका इंटीग्रेशन निकालिए। ध्यान से देखिए, जब -a टू a होता है, ठीक है, यानी कि इसके रीजन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। -a टू a जब होता है तो अगर तो फंक्शन हुआ ऑड, तो यानी कि नीचे वाली कंडीशन देखिए ध्यान से, जब -12 आता है तो फंक्शन क्या होता है ऑड, तो अगर ऑड हुआ तो आंसर क्या होता है 0, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेगेटिव डालने के बाद नेगेटिव अब्सॉर्ब हो जाए तो इवन होता है, तो इवन में आंसर क्या आता है, दुगना हो जाता है और 0 से लेके a हो जाता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि रीजन क्या है, करेक्ट, रीजन करेक्ट है। और इसी रीजन को यूज करके देखिए, ध्यान से देखिए इसके अंदर, यहाँ पर पावर कैसी, पावर है ऑड, पावर अगर ऑड हुई तो उसका मतलब इसका इंटीग्रेशन माइनस ऐसे के बीच में क्या आना चाहिए 0। इस वाले पार्ट पे अगर मैं स्प्लिट करता तो क्योंकि साइन एक्स क्या है, साइन एक्स के अंदर नेगेटिव डालने पे आंसर क्या आता है, नेगेटिव बाहर आता है, ठीक है, पर उस पर पावर कैसी दे रखी है ऑड, ठीक है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा ऑड फंक्शन। तो यानी कि यहाँ पर भी ऑड फंक्शन है, तो आंसर कितना आएगा 0। लास्ट में कितना बच गया 1, तो 1 तो ऑड फंक्शन नहीं होता ना, 1 तो इवन फंक्शन है, ठीक है, यानी 1 के अंदर नेगेटिव डालने के लिए पोजीशन ही कहाँ है, कुछ भी ना है। तो यानी कि आंसर जब आएगा, तो अगर मैं बारी बारी सब पे स्प्लिट करूं, तो पहले वाले पे स्प्लिट करा फर्स्ट वाले पार्ट पे, इसका आंसर 0, दूसरे वाले पे स्प्लिट करा उसका आंसर 0, तीसरे वाले पे स्प्लिट करा तो इसमें तो आंसर निकलेगा। यहाँ पर आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, कितना x, और इस पे लगाएंगे लिमिट -π/2 टू π/2, तो आपको सर दूर से दिखाई दे रहा है कि आंसर तो पाई आने वाला है, आंसर 1 तो 0 तो किसी भी सेंस में नहीं आ सकता, 0 किसी भी सेंस में नहीं आ सकता, तो उसका मतलब असर्शन इज रॉन्ग। असर्शन क्या है भाई, गलत। अगर असर्शन गलत हो गया तो कहानी फिनिश हुआ, यानी कि असर्शन हुआ रॉन्ग। असर्शन रॉन्ग होते ही ऑप्शन D4 ढोल ताशे नगाड़े बजाइए, ठीक है, और आपका आंसर डी इज द राइट आंसर। यानी कोशिश करिए कि ए और डी असर्शन और रीजन में से कोई ना कोई तो एक गलत हो ही जाए, अगर गलत हो गया तो आपकी तो मौजा ही मौजा है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम Z एक्सिस इज दे रखा है 5 यूनिट। भाई आपको पता होना चाहिए किसी पॉइंट का, ठीक है, किसी पॉइंट A B C का, ठीक है, किसी एक्सिस से डिस्टेंस, अगर ये कोई एक्सिस लिखी हो, इससे कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो अगर किसी एक्सिस से डिस्टेंस अगर हम निकालें तो उसके डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर एक्स एक्सिस से कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर एक्स से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो बच क्या गया वाई और जेड, तो वाई की वैल्यू का स्क्वायर और जेड की वैल्यू का स्क्वायर, तो यानी कि ये किसके लिए है, एक्स एक्सिस के लिए। सोचिए अगर इसी पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से निकाल रहे होते, तो जिससे निकाल रहे हैं उसको छोड़ के बाकी दोनों दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, जिससे निकाल रहे हैं बाकी दोनों टर्म्स का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो ये हमारा लॉजिक हो गया। लॉजिक होता ही क्या मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ, अब देखिए ध्यान से,
मुझे पी पॉइंट का निकालना है जेड एक्सिस से। अच्छा, जेड एक्सिस से निकालना है तो पी का जेड एक्सिस से निकालने का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट एक्स के वैल्यू और वाई की वैल्यू का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना आया आंसर 5 यूनिट, क्योंकि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 25। 25 का रूट कितना होगा 5, तो 5 यूनिट हमारा आंसर आ गया सर। असर्शन इज राइट। अब बच्चा बोल रहा सर रीजन में क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम Z एक्सिस इज इक्वल्स टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट दैट इज मॉड C। तो इसका मतलब तो सर ये हुआ कि आपने जो फॉर्मूला ऊपर बताया वो गलत है ना भाई, फॉर्मूला गलत नहीं है, रीजन गलत है। रीजन ये नहीं हो सकता, अगर मॉड C ऐसे ही होता तो वो तो बस खाली सेम सेम लग रहा है इसलिए उसने बना के लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। फॉर्मूला तो ऊपर जो बताया गया है वही फॉर्मूला है, तो इसका मतलब रीजन क्या है गलत। रीजन गलत होते ही हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरे पेपर का सॉल्यूशन कर लिया। तो आपको जो जैसा भी लगा हो वीडियो कमेंट करिए, अपने क्रिटिकल रिव्यूज जो है वो हमें वीडियोस में वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।